मशहूर दिवंगत शायर राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। जी हाँ, कितने शरीफ संजय शर्मा थे, एकदम खुल के आ गए। ऐसा लग रहा है कि 4 PM में किसी सेठ के पैसे ने 4 और मिला दिया। अब 8 PM हो गया और शर्मा जी उसी नशे में लौटने लगे हैं। वैसे तो इनके बारे में पुरानी चर्चा है कि लोटासन गुरु हैं, और वो भी बहुत बड़े वाले लोटासन गुरु हैं। लेकिन एक कहावत और है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभी कोयले पर भी पीला पेंट लगा दिया जाता है। और उसी पीले पेंट से संजय शर्मा ने देश के करोड़ों लोगों को भ्रमित किया। लेकिन भ्रमित करना, लोगों के साथ ठगी करना और लोगों की भावनाओं, भरोसे और उम्मीदों को तोड़ना अलग बात होती है। परंतु जब आप खुद बिकने के बाद जो नहीं बिके हैं उन पर लांछन लगाने लग जाएं तो बात हद से पार होने लगती है। इसलिए मजबूरन आज मुझे संजय शर्मा के मामले पर वीडियो करनी पड़ रही है और बात करनी पड़ रही है। वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है कि संजय शर्मा नहीं रहे। ये लिखने से पहले मैंने कई बार सोचा कि ये लिखना उचित होगा कि नहीं। फिर ख्याल आया कि इसमें अनुचित क्या है, क्योंकि आत्मा तो साफ साफ मरी हुई नजर आ रही है और शरीर का अस्तित्व ही क्या, शरीर तो मरणशील है, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। कहा जाता है कि आत्मा शाश्वत है, और जब आत्मा ही मर गई तो फिर संजय शर्मा कहां रहे। इस वीडियो में मैं कई पॉइंट्स पर बात करूंगा। पहला तो ये कि ये बात कहां से निकली कि 4 PM वाले संजय शर्मा बिक चुके हैं। अडानी सेठ की तारीफ में और बचाव में संजय शर्मा किस हद तक लौटते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने गोदी मीडिया के लपटझंडिसों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। किस तरह से चुनाव आयोग के मुखिया राजीव कुमार की तरह शेरो शायरी कर रहे हैं। कैसे सेठ अडानी को भारत देश की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे यूट्यूब पर स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले, जीवन और तमाम परिस्थितियों से जूझने वाले, तमाम चुनौतियों का सामना करने वाले पत्रकारों का नाम खराब कर रहे हैं। हम जैसे तमाम लोगों के सिर पे कैसे धब्बा लगा दिया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ लगभग 1 साल पुराने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कहानी बताऊंगा, जहां संजय शर्मा की ऑफिस से महज 150 मीटर की दूरी पर मैं रहा करता था। कई बार इच्छा हुई कि मुलाकात करूं। एक ही फील्ड के हैं, एक ही तरह का काम भी है, कुछ जानने सीखने को मिलेगा। मगर संजय शर्मा को करीब से जानने वाले एक बुजुर्ग ने इनके बारे में कुछ ऐसी बातें मुझे बताई जो लगातार मेरे दिमाग में खटकती रही, और अब उसके खटकने की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी है। संजय शर्मा के लिए उस बुजुर्ग ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बातें कही, वो आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इतने दिनों बाद ये बात कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि अब खुद संजय शर्मा ने ही सब कुछ सामने रख दिया है। जनता की कैसी प्रतिक्रिया संजय शर्मा की पलटी मार योजना पर आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे, और अडानी सेठ पर संजय शर्मा के उस वीडियो में बेशर्मी की कितनी हदों को पार किया गया है उस पर खुल के चर्चा करेंगे। मगर इससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे आपका ये चैनल मजबूत होता है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते। जिस दिन चलना पड़ जाएगा रास्ता बदल देंगे, कोई और काम कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस वीडियो में संजय शर्मा ने अडानी सेठ के लिए जमीन पर लौटने का रिकॉर्ड बना दिया है, उस वीडियो में संजय शर्मा बार बार ये लिख रहे हैं कि हमें मजबूत करिए, हमारे चैनल का सहयोग करिए, क्योंकि हम न कभी गोदी मीडिया थे न गोदी मीडिया होंगे। यानी गोदी मीडिया जब बन रहे हैं तब भी ये दावा कर रहे हैं कि हम गोदी मीडिया न थे न होंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी विश्वगुरु ने संजय शर्मा को अकेले में बैठकर नॉन बायोलॉजिकल वाला ज्ञान दे दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि संजय शर्मा अडानी सेठ पर बनाए गए अपने वीडियो में क्या कुछ बोल रहे हैं, किस तरीके से दलाली का प्रमाण दे रहे हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही आखिर में लखनऊ वाली कहानी बताऊंगा। लगभग 3 दिन पहले इस तरह की चर्चा सामने आई, तब मैंने संजय शर्मा का चैनल खोलकर देखा। तमाम वीडियोस हैं जिन पर अभी भी उसी तरीके से काम हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, और स्वतंत्र पत्रकारिता में जैसे होना चाहिए। मुझे कंफ्यूजन हुई। मैंने सोचा कि अभी शांत रहते हैं, अभी बोलना ठीक नहीं है, चीजों को देख लिया जाए। मगर अडानी सेठ पर उन्होंने जो वीडियो बनाया है, अडानी सेठ की तारीफ में बनाए गए वीडियो में संजय शर्मा जो बातें कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि मामला गड़बड़ हो चुका है। इस वीडियो की शुरुआत में संजय शर्मा कह रहे हैं कि मोहब्बत का एक किस्सा है मशहूर, तुझसे खत्म तुझी पर शुरू। कहते हैं कि भारत की राजनीति हो या व्यापार, अडानी से खत्म होता है, अडानी पर ही शुरू होता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि संजय शर्मा खुद कहां से शुरू हुए थे और खत्म तो अडानी पर आके हो गए। आगे संजय शर्मा ने खुद ही जांच एजेंसी, खुद ही वकील, खुद ही अदालत बनके अडानी सेठ को चौतरफा क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। हाल ही में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी
की और बताया कि स्विस बैंकों में अडानी सेठ का हजारों करोड़ रुपया जब्त कर लिया गया क्योंकि घपलेबाजी का आरोप है, जांच चल रही है। बाद में अडानी सेठ की तरफ से यानी उनकी कंपनी की तरफ से इससे इनकार किया गया। इस बात को यानी इस आरोप को संजय शर्मा सीधे सीधे झूठ बता रहे हैं और इसका आधार दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता कि सेठ का हजारों करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जब्त कर लिया गया होता तो दुनिया में हंगामा मच जाता। जबकि इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। अब संजय शर्मा किस हंगामे का इंतजार कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं। आगे संजय शर्मा कह रहे हैं कि इस खबर के आने के बाद भी कोई असर भारत की बाजार पर नहीं पड़ा, ये तो अच्छा हुआ, अच्छी बात है। इसी तरह से केन्या में अडानी ग्रुप को लेकर जो बवाल मचा है, सड़कों पर जो लोग उतरे हैं, वहां की संसद में जो कुछ हो रहा है, उस पर अडानी के नाम से एक कथित पत्र वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिखा था कि केन्या में जिन लोगों को हमने घूस दिया है उन सब का नाम बता दूंगा। यानी इतने भर से एक बात तो साफ होने लगी और सवाल उठने लगा कि क्या अडानी सेठ विदेशों में घूस खिलाकर अपनी कंपनी की जड़ें जमा रहे हैं, काम ले रहे हैं? क्या अडानी सेठ ने इस पत्र के माध्यम से घूस देने की बात को स्वीकार कर लिया है, भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार कर लिया है? हालांकि संजय शर्मा के अनुसार यह पत्र भी फर्जी था, मगर सवाल तो यह भी है कि क्या जानबूझकर यह खेल खेला गया कि पहले केन्या में जिन लोगों ने घूस लिया है उनको डरा दिया जाए कि ज्यादा बवाल मत करो, सवाल मत करो, नहीं तो तुम्हारा नाम बता दूंगा, कह दूंगा कि तुमने घूस लिया है, और फिर पत्र को फर्जी बता दिया जाए। इससे होगा यह कि जो घूस लेने वाला है, कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो घूस लेने वाला है वो डर जाएगा और धंधा बचा रहेगा। बिना नाम लिए संजय शर्मा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रशांत भूषण की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत भूषण लगातार ऐसे मामलों में एक्टिव रहते हैं। अपने इस वीडियो में संजय शर्मा ने हिंडनबर्ग रिसर्च को चूहे की तरह बताया, कह रहे हैं कि शेर की तरह आया था और चूहे की तरह दबकर रह गया। हिंडनबर्ग पर तरह तरह की बातें बोलकर संजय शर्मा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग विदेशी साजिश का हिस्सा है, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सवालों के माध्यम से बार बार ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई विदेश में बैठकर भारत की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के बाजार को तबाह करना चाहता है। आखिर वो कौन है? याद करिए, ये वही लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी, अडानी सेठ और भारत का पाला हुआ गोदी मीडिया और उसके सैकड़ों लपड़झंडिस पिछले कई साल से बोल रहे हैं। बार बार संजय शर्मा एक सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतों ने अडानी के खिलाफ साजिश रची, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश रची। और ये भी बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में अडानी ग्रुप का जबरदस्त योगदान है। बाजार गिरता है तो सेठों का नुकसान होता ही है, मगर उन पर बहुत असर नहीं होता, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो शून्य से वहां तक पहुंचे हैं। नुकसान तो मेरे जैसे लोगों का होता है, आम आदमी का होता है, यानी देश का होता है। संजय शर्मा बता रहे हैं कि मेरा अपना नुकसान तो हुआ ही, मुझे दूसरों का दर्द भी पता चला। जो लोग रिटायर होने के बाद पेंशन का पैसा शेयर बाजार में लगाए थे ताकि बिटिया की शादी हो जाएगी, मगर उनका पैसा डूब गया। मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट गई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण। यानी आम आदमी की भावनाओं को पकड़कर देशभक्ति का तड़का लगाने और हिंडनबर्ग को भारत के खिलाफ बताने, विदेशी साजिश बताने का कोई तरीका संजय शर्मा ने इस वीडियो में छोड़ा नहीं है। वीडियो में लगातार बने रहिए, आगे जो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा वो खोपड़ी भन्ना देने वाला है। संजय शर्मा इस वीडियो में कह रहे हैं कि आप चाहें तो सत्ता से नजदीकी के कारण सेठ से चिढ़ें, नापसंद करें, मगर आप देश को तो पसंद करते हैं। यानी वही बात कि सेठ पर हमला देश पर हमला हो गया, सेठ की पोल खुली तो देश पर हमला हो गया। और आगे इस वीडियो में तो संजय शर्मा ने गोदी मीडिया को भी पछाड़ दिया, कहने लगे कि मेरे देश का कोई व्यक्ति दुनिया में 2 नंबर का अमीर बनता है तो मेरे लिए गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है कि भारत का कोई दुनिया में सबसे बड़ा है। मगर यही सवाल पैदा होता है कि संजय शर्मा जी, भारत का कोई दुनिया में 2 नंबर या 1 नंबर का अमीर बनता है तो आपको गर्व महसूस होता है, होना भी चाहिए, आपके लिए स्वाभिमान की बात होती है, होनी भी चाहिए। मगर उस वक्त आपको कैसा लगता है जब भारत के किसी व्यक्ति पर दुनिया का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड करने का आरोप लगता है, जब भारत के एक सेठ पर, सबसे बड़े सेठ पर फ्रॉड होने का आरोप लगता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? शर्म आती है कि गर्व होता है? उस वक्त आपको क्या लगता है जब अडानी सेठ की कंपनियों पर गुजरात की ही डबल इंजन सरकार यानी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पत्र लिखकर आरोप लगाती है, कहती है कि तुमने कोयले का फर्जी दाम बताकर हमसे 3900 करोड़ रुपया, 39 अरब रुपया अधिक वसूल लिया है, पैसा वापस करो। संजय शर्मा, तब आपको कैसा लगता है? आप बार बार कह रहे हैं कि विदेशी धरती से भारत के खिलाफ, अडानी के खिलाफ साजिश हुई। अपने सवालों के माध्यम से बार बार आप यही ठूसने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा बताइए कि गुजरात में बैठकर अडानी ग्रुप के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? क्या गुजरात की सरकार भी देशद्रोही है, भारत विरोधी है? भारत विरोधी साजिशें क्या गुजरात में हो रही हैं? सवाल यह है कि क्या कोई अपना आदमी बाहर जाके गलत करता हुआ पकड़ा जाए, अपने परिवार के किसी सदस्य पर किसी के साथ फ्रॉड करने
करने, किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने या फिर कोई भी अपराध करने का आरोप लगे तो क्या आप उसे अपने घर पर बिठाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं नहीं जी, ये तो अपना आदमी है, इसने जो किया सब बढ़िया है। अडानी सेठ से पूर्व भी भारत के कई सेठ दुनिया के अमीरों की सूची में काफी ऊपर तक पहुंचे, मगर इस तरह से कारपोरेट फ्रॉड करने का आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा। और अडानी सेठ पर आए दिन आरोप क्यों लग रहे हैं? एक ही आरोप नहीं है, बार बार आरोप लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक आरोप लग रहे हैं। आप बार बार उनकी अमीरी बता रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि किस तरीके से भारत की कीमत पर सेठ को अमीर बनाया गया। क्या भारत के किसी और सेठ के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि वो विदेशों से खराब क्वालिटी का कोयला खरीदकर भारत में कई गुना कीमत पर बेचे और भारत की बिजली कंपनियों की मजबूरी होगी कि उससे कोयला खरीदना ही है? आप दर्शक बताइए, यदि आप अपने घर में गेहूं उगाते हैं फिर भी आपसे कहा जाए कि नहीं नहीं, तुमको बाजार से आटा खरीद कर लाना ही है, क्योंकि बाजार में जो आटा बेच रहा है वो सरकार का आदमी है, वो प्रधानमंत्री का मित्र है, उनका करीबी है, तो क्या यहां भ्रष्टाचार नहीं दिखता? इस वीडियो में संजय शर्मा कह रहे हैं कि किसी भारतीय उद्योगपति का विदेश में अगर नुकसान हो रहा है, अगर वो संघर्ष कर रहा है, तो मैं खुश नहीं हो सकता, मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। विदेशों में अडानी पर विवाद होता है तो भारत में कुछ लोग खुश होते हैं। संजय शर्मा को यह बात भली भांति मालूम है कि भारत में जो लोग अडानी के कारनामों पर सवाल करते हैं वो खुश नहीं होते, उन्हें शर्म आती है। और हम सबको शर्म आनी चाहिए कि किसी भारतीय को दुनिया भर में अपमानित होना पड़ रहा है, उस पर फ्रॉड करने का, धोखाधड़ी करने का, झूठ बोलने का आरोप लग रहा है, सेल कंपनियों के माध्यम से अपने शेयरों की कीमत बढ़ाने का आरोप लग रहा है, अपना ही पैसा अपने ही कंपनी में लगाने का आरोप लग रहा है और एक से बढ़कर एक फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं। वो सेठ और उसकी कंपनी खराब क्वालिटी का, ज्यादा धुआं छोड़ने वाला कोयला विदेशों से सस्ते दाम पर खरीद कर लाता है और भारत में कई गुना कीमत पर बेचता है। यहाँ के पर्यावरण को तो तबाह करता ही है, हमारे आपके जीवन को संकट में डालता ही है और यहाँ से कई गुना पैसा भी वसूलता है और फिर कहता है कि देखो मैं 2 नंबरी अमीर बन गया, और आप जैसे लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। 2 का सामान 10 में बेचकर कोई व्यक्ति अपने ही देश की जनता को लूटता है, महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर करता है और आप उसके अमीरी का गुणगान कर रहे हैं। इन पर लगे फ्रॉड के आरोपों की जांच जिस सेबी को दी जाती है, उस सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच खुद ही सेठ की कमाई में हिस्सेदार पकड़ी जाती हैं। और सेठ की कमाई में ही नहीं, वो कितनी जगहों पर हिस्सेदार हैं ये पिछले दिनों हमने लगातार आपको दिखाया। कांग्रेस ने कितने गंभीर सवाल उठाए। जनवरी 2023 में सेठ के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 2-4 महीने में 2 साल पूरे हो जाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट आज तक कुछ कर नहीं पाया, कोई जांच नहीं कर पाया। उसने सारी जिम्मेदारी सेबी को दे दी और सेबी की मैडम ने सेठ से पैसा लेने की खूब जिम्मेदारी निभाई, खूब पैसा ले लेके खूब जिम्मेदारी निभाई। संजय शर्मा कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप जिस मुकाम पर भारत में पहुंच गया है, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। संजय शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सत्ता ने किसी एक व्यक्ति को पल के बिछाकर इतना बड़ा क्यों बनाया कि वही व्यक्ति देश बन जाए, वही देश की अर्थव्यवस्था बन जाए। भारत की जनता का पैसा, LIC का पैसा हो चाहे SBI का हो, सेठ की कंपनियों में इतना ज्यादा क्यों लगाया गया कि अगर सेठ डूबे तो देश की जनता डूबे, अर्थव्यवस्था डूबे, शेयर बाजार डूबे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद हम सबने देखा था किस तरीके से LIC का बहुत बड़ा धन बर्बाद हो गया। सवाल बार बार यही है कि पानी के बबूले पर देश को टिकाया क्यों? अगर आपको मालूम हो कि नींव कमजोर है, नींव में जो सीमेंट, सरिया, मोरंग प्रयोग किया गया है वो सब नकली है, फर्जी है, तो आप उस पर बहुत बड़ा मकान खड़ा नहीं करते। सवाल बार बार यही होना चाहिए कि क्या सत्ताधीशों को यह मालूम नहीं था कि उनका मित्र कौन कौन से फ्रॉड कर रहा है? और यदि मालूम नहीं था तो गुजरात की सरकार ने 39 अरब रुपया अडानी सेठ से वापस क्यों मांगा? क्यों कहा कि तुमने झूठ बोलकर, तुमने फर्जी दाम बताकर हमसे ज्यादा पैसा ले लिया, हमारा 39 अरब रुपया वापस करो? और जब मालूम था कि यह आदमी इस तरह से तथाकथित फ्रॉड करके पैसे कमा रहा है, अमीर बन रहा है, 2 नंबरी से 2 नंबर का अमीर बन रहा है, तो फिर ऐसी व्यवस्था क्यों तैयार की गई कि सेठ पर सवाल होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? और अब गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, सेठ के लोग और संजय शर्मा कह रहे हैं कि नींव में जो नकली सीमेंट, नकली मोरंग और नकली सरिया डाला गया है उस पर सवाल मत उठाइए। उसको खोद करके, यानी जमीन खोद करके नींव को चेक मत करिए, जांचिए मत, वरना मकान भर भरा के ढह जाएगा और उसमें बैठी जनता का यानी देश का नुकसान हो जाएगा। जबकि असल सवाल पर बात नहीं हो रही है, उसको ढकने की कोशिश हो रही है। और वो असल सवाल यही है कि फर्जी नींव पर, नकली नींव पर इतना बड़ा मकान क्यों बनाया? सरकार ने क्यों बनाने दिया? एजेंसियों ने क्यों बनाने दिया? संजय शर्मा कह रहे हैं कि क्या सेठ के खिलाफ नफरत और चिढ़ को और बढ़ाया जाए कि वो 2 नंबर पर है तो 100 नंबर पर आ जाए? मगर आप दर्शक बताइए कि भारत का नाम ईमानदारी से किसी व्यक्ति के 100 नंबर पर पहुंचने से होगा या बेईमानी से 1 नंबर पर पहुंचने से होगा? आगे संजय शर्मा ने गोदी मीडिया की उसी लाइन को दोहराया है कि अडानी तो बहाना है, भारत एक निशाना है। यही सवाल पैदा होता है कि भारत में सिर्फ अडानी ही एक सेठ तो
नहीं है, कई सेठ हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो खानदानी हैं, 2-3 पीढ़ियों से सेठ हैं। विदेशों में बैठा कोई निशाना बनाता, साजिश करता तो बाकी सेठों को भी निशाना बना लेता, क्योंकि बाकी सेठों को निशाने पर लेने पर भी तो भारत की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी आती, शेयर बाजार गिरता। संजय शर्मा हिंडनबर्ग को कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है, बिजनेस घरानों के शेयर को गिराकर पैसा कमाता है। बात सही है, और ये बात तो खुद हिंडनबर्ग भी बताता है, वो छुपाता थोड़ी ना है। वो कहता है कि ये मेरा काम है, मैं सेठों का कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के घालमेल को पकड़ता हूँ और उनके आपदा में अवसर ढूंढकर पैसा कमाता हूँ। मगर सवाल तो ये है कि जो कच्चा चिट्ठा खुला है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। अगर सेठ इतने ही ईमानदार हैं और सरकार भी ईमानदार है, प्रधानमंत्री परम ईमानदार हैं, विश्वगुरु जो हैं, तो जेपीसी की जांच क्यों नहीं करवाई? करवाना चाहिए था। इतने साल बीतने के बाद भी क्या आपको याद है कि अडानी सेठ से संबंधित किसी भी ठिकाने पर किसी जांच एजेंसी ने छापेमारी की हो? यदि विश्वगुरु ने जेपीसी की मांग मान ली होती, जेपीसी का निर्माण कर दिया होता, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब तक तो सब कुछ खुल गया होता। संजय शर्मा को दलाली की पराकाष्ठा पर बैठने की जरूरत न पड़ती। पूरे देश और दुनिया के सामने आ जाता कि अडानी ग्रुप के मामले में सच क्या था और झूठ क्या था, साजिश कहां से हो रही थी, भारत से कि अमेरिका से या फिर दुनिया के किसी और देश से। संजय शर्मा ज्ञान दे रहे हैं कि भारत के बाजार सुरक्षित कैसे रहें, इस पर विमर्श करना चाहिए। तो शर्मा जी विमर्श करिए और इन चीजों पर काम करने वाली जो संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है इसको देखना, उस सेबी से जाकर मिलिए और कहिए कि शेयर बाजार के जो भी बड़े हिस्सेदार हैं उनकी जांच करें। अगर वो पानी के बबूले पर बैठे हैं तो उन्हें पकड़े और देश की जनता को सुरक्षित करे, उनका पैसा सुरक्षित करे। संजय शर्मा कह रहे हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में अगर कोई भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है तो हमें थोड़ा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बात हमारे देश की है। बात बिल्कुल सही है संजय शर्मा जी, हमें थोड़ा नहीं बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बात हमारे देश की है और हमारा देश अलग है। अब आपका देश अलग हो चुका है। आपका देश कोई सेठ है, कोई सत्ता है, बाकी देश का देश अलग है। इस वीडियो के दौरान संजय शर्मा ज्यादातर मायूसी में दिख रहे हैं। चेहरे पर वो चहक नहीं है जो अक्सर होती है। बार बार अपने दाईं तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं और वीडियो के आखिर में तो बड़े ही उदास दिख रहे हैं। शायद उन्हें भी मालूम था कि ये वीडियो अडानी सेठ को, उनके शेयरों को फायदा पहुंचाए या नहीं, संजय शर्मा का कबाड़ा जरूर कर देगी, और उसने कर भी दिया। थोड़ी देर बाद मैं संजय शर्मा को जनता द्वारा दिए गए रिएक्शन विस्तार से दिखाऊंगा, मगर उससे पहले लखनऊ वाली कहानी बता देता हूं। संजय शर्मा आत्मीय रूप से जरा हल्के व्यक्ति नजर आते हैं। इस बात के तमाम सबूत उनके वीडियोज में ही दिख जाते हैं, जैसे बार बार अपनी तारीफ करना, अपने चैनल की तारीफ करना, ये दिखाना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ा होने की दिखावा करना, चैनल का बड़ा होना दिखाना, मैंने रवीश कुमार को पछाड़ दिया, मैं भारत में नंबर 1 हो गया। मैंने पिछले दिनों देखा किस तरीके से संजय शर्मा बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने रवीश कुमार को पीछे कर दिया। ये बात अपने आप में अजीब है। किसी का चैनल किसी से आगे हो सकता है, किसी की व्यूअरशिप किसी से अधिक हो सकती है, सब्सक्राइबर अधिक हो सकते हैं, मगर क्या एक व्यक्ति के कार्यों की तुलना दूसरे से की जा सकती है? एक बार जन्म लेकर व्यक्ति बिल्कुल अलग परिस्थितियों में रहकर, हर तरह से अलग अलग रहकर किसी से तुलना कैसे कर सकता है? और सारी चीजों की तुलना कर भी लें तो क्या सिचुएशन की तुलना हो सकती है क्या? संजय शर्मा रवीश कुमार की बात करते हैं तो क्या संजय शर्मा ने उन परिस्थितियों को झेला है, उस समय को देखा है जिस समय रवीश कुमार झंडा गाड़ी चल रहे थे, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और अजीत अंजुम जैसे लोग चल रहे थे? रवीश कुमार की एक पुस्तक है बोलना ही है, इसमें उन्होंने पिछले कुछ सालों में उनके साथ हुई घटनाओं का जैसा जिक्र किया है और हाल ही में उन पर जो फिल्म आई थी उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं, क्या संजय शर्मा कभी उन परिस्थितियों की तुलना अपने जीवन से कर पाएंगे? क्या वैसी कुछ घटनाएं उनके साथ हुई हैं? आसान भाषा में कहें तो मखमली सड़क पर दौड़ लगाना आसान है, पथरीली और कटीली सड़क पर रेंगने से। बहरहाल अब तो स्वयं संजय शर्मा ने ही सिद्ध कर दिया है कि वो इसी जन्म में नहीं बल्कि किसी भी जन्म में रवीश कुमार से तुलना करने के लायक नहीं होंगे। सेठ ने एनडीटीवी खरीद लिया तो खरीदने वाले के चरित्र को देखकर रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया, यूट्यूब पर आए मगर काम से समझौता नहीं किया। और संजय शर्मा आपने क्या किया? लोग आज भी समझ नहीं पा रहे, अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपको ऐसा क्या मिल गया कि आप इस कदर पलटी मार गए। कितना पैसा मिल गया, कौन से पद का लालच मिल गया है, कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं कि अब नहीं बिकने वालों को गोदी मीडिया की भाषा में आप देशद्रोही बताना चाहते हैं? आप सवाल करने वालों को, आलोचना करने वालों को देश के खिलाफ बताने पर उतारू हैं। आपको बता दूं कि लखनऊ के गोमती नगर में जिस स्थान पर संजय शर्मा की ऑफिस थी उससे महज 100-150 मीटर की दूरी पर 1-1.5 साल पहले मैं रहा करता था। मेरे लोगों ने मुझे बताया कि संजय शर्मा की ऑफिस यहीं पर है, आपको एक बार मिलना चाहिए, वरिष्ठ हैं, लंबा अनुभव है, कुछ सीखने जानने को मिलेगा। लेकिन मैं टाल मटोल करता रहा। इसी बीच एक बुजुर्ग से वहीं मुलाकात हुई, उनकी हार्डवेयर की बड़ी दुकान है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करते क्या हैं? मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पर काम करता हूं। तो कहने लगे कि संजैया भी तो वही करता है।
मैंने पूछा किसकी बात कर रहे हैं आप, तो कहने लगे संजय शर्मा की, कोई 4 PM वगैरह नाम का चैनल है उसका, वो भी पत्रकारिता करता है। उस बुजुर्ग ने संजय शर्मा का नाम जिस तरीके से लिया उसे सुनकर मुझे जरा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बुजुर्ग हैं, उम्र के हिसाब से बोल रहे होंगे, वैसे भी कई जगहों पर ये चीजें आम होती हैं। मगर आगे उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो संजय शर्मा के इस वीडियो में प्रमाणित हो जाती है। मगर अडानी सेट पर संजय शर्मा की इस वीडियो के आने से पहले तक मैं उस बुजुर्ग की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था। मुझे यह लगता था कि हो सकता है ये संजय शर्मा को पसंद न करते हो, क्योंकि वो जो बुजुर्ग थे वो कट्टर भाजपाई थे और संजय शर्मा सत्ता से सवाल किया करते थे। बहरहाल अब तो जो भी था सब सामने आ चुका है। भूतकाल में किसने क्या किया वो अलग मामला है। वर्तमान में ये दिख रहा है कि संजय शर्मा पूरी तरह से अडानी की झोली में गिर चुके हैं। कम से कम वो एक वीडियो तो इस बात का प्रमाण दे ही रही है। और गिरने की हद तो ये हो गई है कि जो गिरने को तैयार नहीं है, बिकने को तैयार नहीं है, उन्हें गरियाने तक लगे हैं, देश विरोधी बताने लगे हैं। आप अक्सर देखते होंगे उनके चैनल पर किसी ज्योतिष को बिठाकर बड़ी बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणियां करवाई जाती हैं। उनके कार्यक्रम को देखकर मुझे भी कई ऐसे ज्योतिषों ने फोन किया। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, दावा कर रहे थे कि ज्योतिष में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कई बार मेरे साथ कार्यक्रम करने की बात कही, मैं टालता रहा। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी नहीं रह जाएंगे, यानी रिटायर हो जाएंगे, लिखवा कर ले लीजिए। फिर भी मैंने उनके साथ कोई इंटरव्यू नहीं किया। हो सकता है वो भी मेरा कार्यक्रम देख रहे हो। और मैंने उनसे कहा कि चलिए 27 मई को, अगर 26 मई को आपकी बात सही हो गई तो 27 मई को आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले नहीं। क्योंकि जो लोग मुझे सुनते हैं मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं अपने फायदे के लिए, व्यूज पाने के लिए किसी के भरोसे के साथ खेल नहीं सकता। मैं यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि मैं इस पत्रकार या उस पत्रकार से बड़ा चैनल खड़ा कर दूं। मुझे संतुष्टि ढेर सारा पैसा और बड़ा चैनल देखने से ज्यादा अपने काम से मिलती है। किसी घटना पर मेरी आत्मा जो बोलती है वही मेरी जबान से निकलता है, और एक बार वो निकल जाता है तब दिल को सुकून मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह भी नहीं सकता कि व्यूज और चैनल से आने वाला पैसा या फिर जो भी चीजें हैं वो मुझे प्रभावित नहीं करती। ये बिल्कुल नहीं है। उन सब का असर भी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर कई सारे परिवार टिके हुए हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। सबका खर्चा पानी इसी से चलता है। मगर ये भी सत्य है कि खर्चा पानी तो चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। क्या NDTV को सेठ ने खरीद लिया तो वहां काम करने वाले सड़क पर आ गए? क्या उनका खर्चा पानी, खाना पीना बंद हो गया, जीवन समाप्त हो गया? नहीं ना। और यदि बात सिर्फ खर्चा चलाने की ये होगी तो इन हाथों में बहुत सारे गुण हैं। खुद पर भरोसा भी है, कुछ भी कर लेंगे, बहुत कुछ करना आता है। इसके लिए किसी सेठ या सत्ता के सामने लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा 1 लाख या 10 लाख सब्सक्राइबर होने पर बहुत सारे लोग यूट्यूब की तरफ से जो बटन वगैरह मिलता है उसका प्रदर्शन होता है, पार्टी होती है। अच्छी बात है, खुशी मनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मगर मुझे जब बटन आया तो मैंने उसे किसी सामान्य चीज की तरह ले जाकर घर में चुपचाप रख दिया, किसी को बताया तक नहीं कि ऐसा कुछ आया है। कई महीने बाद घर वालों ने जब देखा अलमारी खोलकर तो कहने लगे कि लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। मिलता है तो पार्टी मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, और तुमने चुपचाप ले आके रख दिया, किसी को बताया तक नहीं। मेरा दो टूक जवाब था कि मेरे दिल को सुकून यूट्यूब के बटन से नहीं मिलता, इसे सुकून अपने काम से मिलता है। मेरा काम ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, मुझे जो बोलना चाहिए मैं वो बोल रहा हूं कि नहीं। स्टूडेंट्स को पढ़ाना छोड़कर ये काम जब मैंने शुरू किया और जिस लक्ष्य के साथ शुरू किया कि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का प्रयास करूंगा, वो काम हो रहा है कि नहीं, मुझे सुकून इस बात से मिलता है। इस मामले पर आप दर्शक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब लगातार आप लोग देखते रहिए कि संजय शर्मा ने अडानी सेठ की तारीफ में जो वीडियो बनाया है उसमें जनता क्या कुछ कह रही है। उनके सारे कमेंट्स मैं आपको यहां स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इन्हें देखते रहिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।